मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित अनुच्छेद 46 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूँ, एक छोटी सी अपील। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो वीडियो आप तक पहुंच जाया करे। मित्रों, जब मैंने भारत का विचार श्रृंखला में अपनी बात कहनी शुरू की थी, उसी समय मैंने आपसे यह निवेदन किया था, बताया था कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं और इसके साथ साथ राज्यों के लिए भी, राज्य के लिए भी, स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी आ जाती हैं, उनके लिए भी कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। मूलभूत अधिकार जस्टिसेबल है, यानी कोर्ट ऑफ लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता है, उसको लागू कराया जा सकता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे भले ही शासन व्यवस्था को चलाने के लिए फंडामेंटल हैं या मूल हैं, उसके मूल हैं, परंतु आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा कर के यह दावा नहीं कर सकते इसके अनुसार ही शासन व्यवस्था चले। यानी दूसरे शब्दों में शासकों के लिए एक तरीके का नैतिक बंधन है। तो ये जो 46 है, इस पर चर्चा करने के पहले मैं थोड़ी सी बात इसकी पृष्ठभूमि में करना चाहूँगा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था और संविधान सभा बैठी थी, उस समय हमारे देश को कैसे चलाना है, हमारे समाज की संरचना आने वाले समय में कैसे होगी, इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार हमारे मनीषियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे शहीदों ने भी जो बहुत सारी बातें पहले कही थी, इन सबों को ध्यान में रखते हुए यह सोचना शुरू किया गया कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश उस समय जिस स्थिति में था उसमें बदलाव की भी चाह थी, बदलाव की आवश्यकता थी। और किस स्थिति में था हम लोग, आगे उसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे। तो 46 जो कह रहा है उससे भी आपको एक ध्वनित हो जाएगा कि हमारे देश की सामाजिक संरचना किस प्रकार से थी और उसको बदलने के बारे में, उसको बेहतर करने के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जो कमज़ोर वर्ग हैं और ख़ास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष काम करेगा, विशेष ध्यान देगा। और कमज़ोर वर्गों के ऊपर जो तरह तरह के सामाजिक अन्याय की घटनाएं होती हैं, या सामाजिक अन्याय किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, उससे उनकी रक्षा करेगा राज्य। अगर मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो अंग्रेजी में ये बात शायद जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर भी समझ में आ सकता है कि इसमें इस बात को कहा गया कि द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बहुत स्पष्ट है कि जो मैंने कहा कि इससे हमें पता चलेगा कि समाज की संरचना उस समय क्या थी, वो पता चलता है। यानी जो हमारे दलित वर्गों के लोग थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लोग थे, ये जो कमज़ोर वर्गों के लोग थे, जिनको सामाजिक संरचना में खास करके शूद्र की पदवी दी गई हुई है, उनकी दशा निश्चित तौर से खराब रही होगी। वे मेहनत कश लोग हैं, लेकिन उनकी दशा खराब रही होगी, उनकी शैक्षणिक स्थिति खराब रही होगी और आज भी उस तरह से बहुत उन्नत तो नहीं ही हुई होगी। लेकिन ये बात व्यवस्था में, संविधान में इस बात को रखा गया और उसके लिए प्रयत्न भी किए गए रहे होंगे, तो उनकी स्थिति बड़ी खराब रही होगी। और उन्हें जो दूसरी बात कही गई है, कई तरह के सामाजिक अन्याय का सामना और शोषण का सामना करना पड़ता रहा होगा। इसीलिए इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर रखा गया है, के अंदर रखा गया है। एक तरीके का नैतिक बंधन राज्य को दिया गया कि आप कानून बनाएंगे इनके भलाई के लिए। और ऐसे बहुत सारे कानून निश्चित तौर से बने हैं, मंत्रालय भी हैं और राज्यों में विभाग भी बनाए गए हैं जो इन वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। अब कितने वे इफेक्टिव हैं मैं नहीं कह सकता। आप सभी लोग शायद वाकिफ़ होंगे कि आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में इस तरह के वर्गों की स्थिति क्या है। कुछ लोग तो निश्चित तौर से उन्नत स्थिति में होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं गांव में है, या जिनके पास आमदनी के और कोई साधन नहीं है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आप चारों तरफ देखेंगे तो जो सामाजिक अन्याय की बात हो रही है, जातीय उत्पीड़न की बात हो रही है, जातियों के आधार पर,
खास करके दलितों को तो इससे काफ़ी भुगतना अभी भी पड़ता है। लेकिन संविधान में जब अनुच्छेद 46 डालने की बात आई थी, उसके पहले हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की चर्चा आई थी, और जो हमारा राइट टू इक्वलिटी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरी अवधारणा थी, उसमें जो अनुच्छेद 15 है, उस अनुच्छेद 15 में विशेष रूप से पहले अमेंडमेंट के माध्यम से ये बात डाली गई कि राज्य को मतलब बराबरी के साथ साथ, भाई जो बराबरी तो बराबर वालों के साथ होती है, जो समाज में गैर बराबरी मौजूद है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बराबरी की बात करें कि गैर बराबरी वाले जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको, और जो खाए घाये लोग हैं उनके साथ बराबरी मिलनी चाहिए। इसलिए पहले अमेंडमेंट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि इस तरह के वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए विशेष रूप से व्यवस्था राज्य करेगा। और जब अनुच्छेद 16 बन रहा था, जो पब्लिक सर्विसेज में, यानी राज्य की सेवाओं में, राज्य मतलब मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि राज्य मतलब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों, तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में जो व्यवस्था थी कि सभी लोगों को उसका मौका मिलेगा, उसमें मेंशन किया गया, उसमें डाला गया कि जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और अनुसूचित वर्गों के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग हैं, इनके लिए पब्लिक सेवाओं में जाने के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। और 17 में, अनुच्छेद 17 में तो जो छुआछूत की भावना थी, उस छुआछूत की भावना को कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अपराध घोषित कर दिया गया, उसके लिए कानून भी बने हैं। तो ये जो 44 के क्रम में अगर हम देखें तो ये राज्य का दायित्व है, लेकिन समाज का भी कोई ना कोई दायित्व बनता है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसी संदर्भों में मुझे भारत के पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आपके समक्ष रखने की आवश्यकता आन पड़ी है। उपनिषदों में अगर हम जाएंगे, जिसे मैं मानता हूँ कि भारतीय मनीषा के प्रकाश स्तंभ हैं, दे आर लाइट हाउसेस, उसमें ये बात कहा गया, तैतरीय उपनिषद में बात कही गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका कल्याण हो, किसी को दुख नहीं झेलना पड़े। लेकिन उस समाज में ही मौजूद था कुछ ऐसे वर्चस्व वाले लोग थे, या समाज में ऐसे वर्चस्वधारी वर्ग था जो दूसरों को दुखी करता था, दूसरों का शोषण करता था। तभी तो बात कही गई है ना कि अनेक जितने भी फॉर्म्स होंगे सामाजिक अन्याय के, और जितने भी फॉर्म्स होंगे शोषण के, उससे उनकी रक्षा करने के लिए बनाया जाएगा। और ये सब मौजूद था और अभी भी है। अभी भी खबरें आती हैं कि कहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार किया गया। कई जगहों पे तो ये बातें आती हैं कि वो शादी करने के लिए कोई लड़का घोड़ी पर सवार होकर के जो दलित वर्ग का था जा रहा है, और अगर वर्चस्व वाले मोहल्लों से गुजर रहा है तो उसे घोड़ी से उतार दिया गया, उसे मारा पीटा भी गया। इस तरह की बातें आती हैं, पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है। इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन समाज में अगर अभी भी इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। और समाज में जो लिबरल लोग हैं, वे लोग हैं जो एक बेहतर समाज चाहते हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को रोकें, मना करें। हर जगह राज्य ही जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर संविधान के हिसाब से हम अपना मन मिजाज नहीं बनाएंगे तो ऐसा चलेगा नहीं। महोपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरी वसुधा ही हमारी कुटुंब है तो उस वसुधा में तो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे जातियों नस्लों के लोग रहते हैं। जब सब हमारे कुटुंब हैं, इस भारत देश में रहने वाले जितने लोग हैं तो हमारे कुटुंब हुए ही, तो उनके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना, क्यों उनके साथ भेदभाव करना। कुछ लोग धर्म के नाम पर भेदभाव कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री की बात आई है जिसने ट्वीट किया कि जो दलित वर्गों के लोग हैं, जो शूद्र वर्गों के लोग हैं, चूँकि आप जानते हैं कि जो सामाजिक संरचना हमारी थी उसमें वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में शूद्र शब्द भी आता है और अछूत भी आता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बाहर उनको अवर्ण भी कुछ लोग कहते हैं। तो उस पट्टे ने ये ट्वीट किया कि इनका काम है जो इनसे उच्च वर्णों के लोग हैं उनकी सेवा करना। जब हंगामा मचा
उसको लगा इसका तो राजनीतिक फॉल आउट हो सकता है, उसने उसको भी ड्रॉ कर लिया। लेकिन ये मानसिकता क्या कहती है? ये मानसिकता कहती है कि इस देश में ऐसी मानसिकता के लोग विद्यमान हैं। मैं जानता हूँ, मैंने जब क्षेत्र में मैंने काम करना शुरू किया था तो बहुत सारे मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक लोगों ने लगा रखा था। अनटचेबिलिटी के खत्म किए जाने के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद और कई जगहों पर आंदोलन किए गए, सामाजिक आंदोलन। कई जगह पे सरकारों के प्रतिनिधि और सरकारों के जो नुमाइंदे हैं, जो अफसर लोग हैं, उन्हें भी हस्तक्षेप करना पड़ा। सौभाग्य से मैं जहाँ पे काम करता रहा वैसा इस तरह की स्थिति नहीं आई, लेकिन एक मेरे बैचमेट थे, उनके सामने स्थिति आई थी और वे दलितों को लेकर के गए थे। खैर, वोट देने से तो रोका जाता था और मैं स्वयं दलित बंधुओं को लेकर के वोट दिलवाने गया था एसडीओ की हैसियत से। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने दूसरे जाति विशेष जो वर्चस्वशाली थी उसका विरोधी भी घोषित कर दिया। तो खैर चलता रहता है, लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यह भी समझें आप, जिस सामाजिक अन्याय की बात हो रही है, शोषण की बात हो रही है, हमारे मूलभूत अधिकारों में भी इस बात की चर्चा है। किसी भी तरह के शोषण को नहीं किया जा सकता। ये हमारा देश अमेरिका नहीं है जहाँ गुलामों जैसा बर्ताव जो ब्लैक अफ्रीकन थे उनके साथ किया गया था, क्यों किया जाता था। और गुलामों जैसा बर्ताव क्या, उनको तो गुलाम बना के उनके पुरखों को लाया गया था। जो व्यापारी होते थे, जो अफ्रीका से ले आते थे पकड़ पकड़ के, उनको जानवरों की तरह से जहाज में ठूंस करके, अगर आप अमेरिका के इतिहास पढ़ें सारी बातें उसमें दर्ज हैं, वो ठूंस करके लाते थे। उसमें जो मर जाते थे उनको फेंक देते थे समुद्र में, और उनके लिए कोई खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। और अमेरिकी कानून के तहत भी वो चैटल थे, वो बेसिकली पशु थे, माने जाते थे, मवेशी माने जाते थे। उन पर वही कानून लागू होता था जो मवेशियों के बारे में लागू होता है। खूंटे से बंधे हुए मवेशी की तरह से, चेन में बंधे हुए मवेशी की तरह से। यूनान में देखिए स्पार्टस की बात आती है, गुलाम की बात आती है। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से गुलामी की प्रथा नहीं थी। लेकिन छुआछूत भेदभाव, ये छोटा है ये बड़ा है, इस तरह की बात तो जरूर थी और अभी भी कई क्षेत्रों में विद्यमान है। अभी भी अगर गांव में हम जाएंगे तो एक खास टोले में ये जो दलित वर्गों के लोग बसे हुए हैं, उस तरह से हिल मिल के नहीं रहते, ऐसा देखा गया है। कई जगहों पे ऐसे लोग हो सकते हैं जो हिल मिल के रहते हैं। खास करके शहरों में तो नहीं पता चलता, और ये माना गया था कि औद्योगिकरण के साथ ये चीज़ें खत्म होंगी, लेकिन उस तरह से खत्म हुई नहीं है। इसलिए हमें संविधान की इस मूल भावना को भी समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब हमारे उपनिषदों में इस बात का वर्णन है कि सभी सुखी रहें और ये वसुधैव कुटुंबकम की बात है, तो समाज में ऐसी जरूर कोई धारणा रही होगी जो मानती होगी कि नहीं, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ होगा, और लिखा हुआ है कि जो ये वर्ण व्यवस्था के उच्च वर्ण के लोग हैं, उन उच्च वर्णों से वो श्रेष्ठ होते हैं, बाकी जो है सो कम श्रेष्ठ होते हैं। और बहुत सारे जो दूसरे धर्मों के भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी अगर इस तरह से साफ साफ नहीं है, फिर भी बड़े छोटे की तो बात वहाँ पर जरूर है, हर हाल में है। हालांकि कुछ धर्मों में तो ऐसा नहीं बरतते, ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्मों में दिखलाई पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामंती जिंदगी जीते हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और दूसरे लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहते हैं। उनके साथ वो ऐसा ही बर्ताव करते हैं जैसे वो सवर्ण और अवर्ण की जो धारणा के अंतर्गत लोग बर्ताव करते हैं। तो इस तरह के शोषण को, इस तरह के न्याय को अगर किसी ने धार्मिक मान्यता देने की बात फैला रखी हो तो समाज को इसका विरोध करना चाहिए। एक जागृत समाज का काम है कि उसका विरोध करे, और जिनको संविधान पर भरोसा है, जो चाहते हैं कि भारत का संविधान और उन्नत बने, जो नहीं चाहते कि वो किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करने के लिए हो या कि खास तरह के व्यवस्था के हितों की रक्षा करने के लिए हो, वे सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर वो मानते हैं कि संविधान रचा गया है। क्योंकि जो प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, बराबरी, इक्विटी, सोशल ऑर्डर, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी, इनके व्यवस्थाओं में रखते हुए हमारा संविधान रचा गया है। इसलिए जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको भी ये कोशिश करनी होगी कि संविधान की ये जो अवधारणाएं हैं वो राज्य भी लागू करे और समाज भी लागू करे। मित्रों, मुझे आपसे यही शेयर करना था। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, इसको आप लाइक करें, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।